बस्ती में एक अच्छे खासे अपार्टमेंट में 2 लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और 4 महीने तक किसी को पता ही नहीं कि इस घर के रहने वाले लोग कहाँ हैं। दिखाई नहीं दिए तो कहाँ होंगे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खबर लेने वाला नहीं, क्योंकि हम पड़ोसियों से कट चुके हैं। कहानी चेन्नई के थिरुमलाइवल इलाके का है। यहाँ एक अपार्टमेंट था और उस अपार्टमेंट में एक बाप बेटी रहा करती थी। पिता का नाम था सैमुअल शंकर और बेटी का नाम सिंथिया। सिंथिया की पहले शादी हो चुकी थी, इस वक्त उसकी उम्र करीब 37 साल। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद पति पत्नी में बनी नहीं और पति पत्नी दोनों अलग हो गए। इधर सिंथिया के फादर अकेले थे, माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी और वो अकेले ही रहा करते थे। जब तक सिंथिया अपने पति के साथ रहती थी तब तक वो कभी कभार अपने पिता को देखने आ जाती थी, वरना फ़ोन पर बात होती थी। लेकिन जब डिवोर्स हो गया सिंथिया का तो फिर उसने तय किया कि वो अपने फादर के साथ ही रहेगी और वो पहले वेल्लोर में थी, वापस पहुंच गई थिरुमलाइवाल, ये चेन्नई का एक इलाका था। इधर सिंथिया के पिता की उम्र लगभग 70 पार हो चुकी थी, तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन्हें कुछ बीमारी भी थी, तो अपने पिता के साथ रहने लगी। दोनों बाप बेटी साथ रह रहे थे। इसी दौरान में सोशल मीडिया आजकल जिसका बड़ा चलन हो गया है, सोशल मीडिया पे सर्च करते करते एक रोज़ सिंथिया की मुलाकात एक होम्योपैथ के डॉक्टर से होती है। उस डॉक्टर का नाम भी सैमुअल है। सैमुअल ऑस्ट्रिया में पढ़ा लिखा, वापस चेन्नई आया, अपनी होम्योपैथ की दवा करता और बड़ी से बड़ी बीमारी का वो यही बताता कि होम्योपैथ में इलाज है, और वो करता। तो सोशल मीडिया से जब मुलाकात हुई तो दोनों में फिर नंबर एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो अब दोनों में मिलना जुलना शुरू हुआ। फिर सैमुअल को पता चला कि सिंथिया कहाँ रहती है। उसने उसी अपार्टमेंट में एक और फ्लैट किराए पर ले लिया और अब डॉक्टर सैमुअल उसी अपार्टमेंट पर रहने लगा। दोनों मिलते जुलते, इधर जब दोस्ती हो गई फिर प्यार हो गया। तो सिंथिया ने कहा कि तुम मेरे फादर की भी बीमारी ठीक कर दो, उनकी किडनी की कोई बीमारी थी। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, पहले जिन डॉक्टर से दिखा रहे थे उसने उस डॉक्टर से कहा कि मना कर दो, मैं ही करूँगा और मैं ठीक कर दूँगा। अब होम्योपैथ के ज़रिए सिंथिया के फादर का डॉक्टर सैमुअल इलाज करने लगा। इलाज चलता रहा। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि इलाज भी करता है और फिर अलग एक ही अपार्टमेंट में रहता है। पिता 74-5 के, तो उस अपार्टमेंट में भी एक्स्ट्रा रूम था। तो फिर एक रोज़ सिंथिया ये तय करती है कि तुम अपार्टमेंट छोड़ो अलग से और हमारे ही साथ रहो। सिंथिया के फादर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उन्हें लगा डॉक्टर सैमुअल एक अच्छा खासा इंसान है और उन्हें शायद भनक भी थी कि उनकी बेटी प्यार करती है, तो उन्हें यही लगा कि एक तो तलाक हो चुका है, चलो दोनों की शादी हो जाएगी तो और भी अच्छा है। तो अब डॉक्टर सैमुअल सिंथिया के साथ उसी के घर में रहने लगे और डॉक्टर शंकर भी वहीं रहने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, सब ठीक चल रहा था। डॉक्टर सैमुअल लगातार सिंथिया के फादर का इलाज कर रहे थे। इधर सिंथिया को विदेश जाना था। उसे यह था कि अब कहीं विदेश में नौकरी करनी है। ये बात उसने कई बार सैमुअल को बताया, लेकिन सैमुअल कहता था कि तुम फॉरेन कंट्री मत जाओ, तुम यहीं रहो, यहीं हम दोनों अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। लेकिन उसका ड्रीम था विदेश जाने का। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन उसका विदेश जाने का सपना इसलिए भी पूरा नहीं हो रहा था कि पिता बीमार और अकेले, देखभाल वाला कोई और करने वाला था नहीं सिवाय बेटी के। तो बेटी के लिए पिता एक जिम्मेदारी थी, इसलिए फ़िलहाल अपनी ख्वाहिश को दबाए हुए थी और पिता के इलाज में जुटी हुई थी। सितंबर 2024 आ जाता है। अब तक साल भर हो चुके थे सैमुअल और सिंथिया इन दोनों के रिलेशनशिप को और इलाज करते हुए 6 महीना। लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक में एक रोज़ अचानक शंकर साहब की मौत हो जाती है। अब मौत किस वजह से हुई ये पता नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं उस वक्त। तो मौत हो गई। उस वक्त सैमुअल कहीं बाहर था, शहर में ही था, बाहर था। सिंथिया रोती हुई उसे फ़ोन करती है। डॉक्टर सैमुअल घर आता है, देखता है, चेक करता है, पता चलता है शंकर साहब की मौत हो गई है। अब अपने पिता की मौत से सिंथिया को गुस्सा आ जाता है और वो सैमुअल से कहती है कि तुमने तो मुझे हमेशा ये भरोसा दिलाया कि तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी वजह से मैंने किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाया, अस्पताल में इलाज नहीं कराया, तुमने कहा था होम्योपैथ से ठीक हो जाएगा। तो वो अपने पिता की मौत के लिए एक तरह से जिम्मेदार और कसूरवार सैमुअल को ही ठहराने लगी और इसको लेकर झगड़ा हुआ। अब घर में लाश रखी हुई है और बेटी और उसके दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। मौत के दिन से शाम हो गई। अब ये है कि अंतिम संस्कार करना है, लेकिन अभी बेटी जो है उसको एक तो पिता की मौत का सदमा और ऊपर से ये कि काश वो सैमुअल की बात में ना आती, किसी अच्छे डॉक्टर अस्पताल में जैसे पहले इलाज चल रहा था वो कराती। उसने सारे इलाज बंद कर दिए थे जब से सैमुअल उसकी ज़िंदगी में आया कि होम्योपैथ से इलाज होगा, एलोपैथ से नहीं। तब उसे अफसोस हो रहा था और उसे लग रहा था कि ये गिल्टी फील हो रही थी कि अपने पिता की मौत की जिम्मेदार वो है जो उसने सैमुअल पे भरोसा किया। और इस बात को वो लेकर लड़ती रही, लड़ाई झगड़ा बहुत आगे तक पहुंच गया। सैमुअल को भी अब गुस्सा आ गया। उसने कहा मैंने पूरी कोशिश की लेकिन ज़िंदगी मौत मेरे हाथ में थी नहीं। लेकिन ये लड़ाई बढ़ती रही।
और फिर अचानक ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि सैमुअल ने सिंथिया का सर पकड़ा और उसे ज़ोर से दीवार पे दे मारा। गुस्से में उसने कई बार मारा। सिंथिया नीचे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद सैमुअल जाकर उसे देखता है तो पाता है कि उसकी नब्ज़ रुक चुकी है। सिंथिया की भी मौत हो गई, सर दीवार पे मारने से। अब जब सिंथिया की भी मौत हो गई तो सैमुअल घबरा जाता है। अब उस घर में एक साथ 2 लाशें पड़ी हैं, एक जो नेचुरल डेथ थी, दूसरी जो कत्ल हुआ। तो अब सैमुअल को लगता है कि अब क्या करें, पुलिस पकड़ लेगी। फिर वो अपना डॉक्टर के साथ साथ एक क्रिमिनल माइंड चलाता है। दोनों लाशों को बेड पर रखता है, बाहर जाता है, कुछ केमिकल लेकर आता है। वो केमिकल तमाम खिड़कियों दरवाज़ों पर जहाँ जहाँ से वेंटिलेशन की ज़रा सी भी वो थी वहाँ छिड़कता है, कमरे में छिड़कता है। उसकी वजह ये थी कि आगे चलकर इन लाशों से बदबू ना आए। फिर घर के एसी को ऑन कर देता है। एसी ऑन करने के बाद लाशों को बेड पर रखता है, बाप बेटी दोनों की, और जितने केमिकल डाल सकता था डालता है। उसका अपना सारा सामान उठाता है, हर निशानी उठाता है। फिर बाहर निकलकर उस फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से ताला लगा लेता है। ताला लगाने के बाद अब वो निकल जाता है। ये बात है सितंबर 2024 की। वो चला गया, घर में एसी चल रही है। इधर शंकर और सिंथिया के कुछ रिलेटिव थे, वो दूर रहते थे और बहुत कम बात हुआ करती थी, लेकिन कभी कभी हो जाया करती थी। अब कुछ रिलेटिव ऐसे थे जो हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में एक बार खैरियत पूछ लेते थे कि शंकर साहब कैसे हैं, सिंथिया तुम कैसी हो। वो फ़ोन करते लेकिन इधर से रिस्पॉन्स ही नहीं आता। वो हर 15 दिन 20 दिन के बाद फ़ोन करते, रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन उन्हें भी लगा कि कुछ और वजह होगी। किसी ने ये जानने की जाकर कोशिश नहीं की कि चलो घर पर चलकर देख लेते हैं कि दोनों बाप बेटी ठीक हैं कि नहीं है। तो किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई। वक्त बीतता रहा। सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, किसी को कोई परवाह नहीं। जनवरी आ गई। जनवरी भी लगभग ख़त्म होने वाला। अब जनवरी का एंड है। यह भी वेडनेसडे की बात है, 2 दिन पुरानी। कमला नाम की एक लेडी उसी अपार्टमेंट में रहा करती थी। अब उस कमला को लगा कि इस अपार्टमेंट से कहीं से बदबू आ रही है, लेकिन ये पता नहीं था कि किस अपार्टमेंट से बदबू आ रही है। अच्छा, उसमें बहुत सारे घर थे, तो वो बदबू इस तरीके से थी कि कोई पर्टिकुलर एक दरवाजे के अंदर से आ रही है, खिड़की के बाहर से आ रही है, कोई पता नहीं कर रहा था। लेकिन कमला को एहसास हुआ, फिर कुछ पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने भी कहा कुछ तो अजीब सी स्मेल है, कौन सी है पता नहीं। तो अब कैसे पता किया जाए? तो फिर अपार्टमेंट के तमाम लोगों से कहा गया। किसी ने कहा कुछ एसी की उससे स्मेल आ रहा है। तब जब वो सारा चेक किया गया तो पता चला कि नहीं, इधर से भी नहीं है। फिर अचानक कुछ लोगों को ख्याल आया कि इसी अपार्टमेंट में एक बाप बेटी रहा करते हैं, सिंथिया एंड शंकर। बहुत सारे लोगों को तो नाम भी नहीं पता बाप बेटी का, तो कभी मिलना जुलना है नहीं, जो मैंने शुरू में कहा किसी को किसी की खबर नहीं। तब उन्हें लगा कि ये एक फ्लैट है जिसमें ताला लगा हुआ है। अब ये भी पता नहीं वो लोग कब गए, कहाँ गए, लेकिन ये कि बदबू तो आ रही, तो हर फ्लैट को चेक कर लिया गया, कहीं से कोई ऐसा फॉल प्ले या कुछ मिला नहीं। अब बचा एक फ्लैट जिसमें ताला लगा हुआ है। अब उस फ्लैट का ताला है, कैसे खोलकर आप चेक करेंगे? तो जब बदबू की बात आई तो एक जहन में अचानक आजकल आ जाता है कि अगर किसी घर से या कहीं से बदबू आ रही है तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई लाश ज़रूर निकल सकती है। इतना सब कुछ हो चुका है। तो फ़ौरन फिर पुलिस को खबर दी गई और कहा गया कि हमारे अपार्टमेंट में बदबू आ रही है, सारे फ्लैट चेक कर लिए, एक फ्लैट को छोड़कर उसमें ताला लगा हुआ है। अब पुलिस भी ये जब खबर सुनती है तो पुलिस के भी फिर कान खड़े होते हैं, क्योंकि बदबू का मतलब अब वो भी समझने लगे। तो पुलिस पहुंचती है, पड़ोसियों की निगरानी में ताला तोड़ा जाता है। जब ताला तोड़ा जाता है, अंदर घुसते हैं, तो जो मंजर था वो दहलाने वाला था। अंदर एसी चालू, बेहद तेज बदबू, और 2 एक तरह से कंकाल पड़े हुए हैं। देख कर लग रहा था कि पता नहीं ये महीनों पहले मर चुके हैं। पुलिस दोनों को कब्जे में लेती है, हॉस्पिटल भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद अब पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो अपार्टमेंट के रजिस्टर से पता चलता है कि हाँ, यहाँ पहले इन दोनों को जानने वाले जो सिंथिया और शंकर के अलावा एक सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल थे जो होम्योपैथ के डॉक्टर थे, और वैसे अपार्टमेंट में पहले अलग फ्लैट पे किराए पे रहते थे। फिर बाद में उन्होंने वो छोड़ दिया और इसी में शिफ्ट हो गए थे। अब डॉक्टर सैमुअल के वो सारे पते वते रजिस्टर में मौजूद थे, क्योंकि अपार्टमेंट लिया था उन्होंने किराए पर। अब पुलिस उस एड्रेस को लेती है। एड्रेस को लेने के बाद अब उस पते पर पहुंचती है। वो भी चेन्नई का ही एक इलाका, ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती है। सैमुअल पुलिस को मिल जाता है। पुलिस सैमुअल से पूछती है भाई। अब सैमुअल को यहाँ एक चीज़ पता थी कि जो शंकर की मौत हुई है वो नेचुरल डेथ है। उसे ये था कि अगर शंकर का पोस्टमार्टम हो जाए और शंकर का नेचुरल डेथ निकल आए तो फिर सिंथिया भी इस केस में निपट लेगी, मतलब शायद पता ना चले। उसने ये भी हो सकता है कि
पिता की मौत से वो घबरा गई, सर दीवार पे लग गया, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके अंदर ये था अभी तक कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, और वो आधा सही भी था क्योंकि शंकर को तो उसने मारा नहीं था। तो अब पुलिस उधर पोस्टमार्टम करती है, पोस्टमार्टम में शंकर की मौत नेचुरली आती है, लेकिन सिंथिया का आता है कि वो बाहरी चोट, सर पे चोट के मार का, बाकी सारी चीज़ें। तो पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश करती है, फिर डॉक्टर सैमुअल के मोबाइल के कॉल डिटेल निकालती है, सिंथिया शंकर के निकालती है, फिर मैसेजेस रिट्रीव करती है, तो फिर पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। फिर जब ये पता हुआ कि सितंबर के बाद कभी पलटकर डॉक्टर सैमुअल ने इस अपार्टमेंट का रुख नहीं किया, तो पुलिस को और डाउट होता है। पता करने के लिए पुलिस ने पिछले 4 महीनों का निकाला कि डॉक्टर सैमुअल कहाँ थे, तो पता चला पिछले 4 महीनों से वो अपने पेरेंट्स के पास ही रह रहा था, लेकिन कभी इधर पलट कर नहीं आया। पुलिस को डाउट हो गया कि जब से ये लाशें मिली उसके बाद से ये चला गया और फिर कभी आया नहीं लौट कर। अब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। डॉक्टर सैमुअल पढ़ा लिखा एक डॉक्टर, पेशेवर क्रिमिनल था नहीं, तो पुलिसिया दबाव में जल्दी टूट गया और फिर उसने कहानी बताई। उसने कहा कि हाँ, मैंने सिंथिया को ज़रूर मारा, लेकिन शंकर को नहीं मारा, बल्कि शंकर की मौत की वजह से मुझे सिंथिया को मारना पड़ा, क्योंकि सिंथिया मुझे शंकर की मौत के लिए जिम्मेदार मान रही थी और वो विदेश जाना चाहती थी। मैं जाने नहीं देना चाहता था, मैं यहीं उसके साथ ज़िंदगी बसाना चाहता था, पर मुझे पता था कि अगर एक बार इसकी बाप की मौत हो गई तो फिर ये छोड़कर मुझे फ़ौरन चली जाएगी, तो मैं वो भी नहीं चाहता था। दूसरा, वो मुझे मौत के लिए जिम्मेदार मान रही थी। हमारा झगड़ा हुआ, गुस्सा आया और मैंने मार दिया, और फिर मैंने घर में केमिकल ताकि स्मेल ना हो, और दरवाज़ा लॉक किया और वापस अपने पेरेंट्स के पास चला गया। खुद सैमुअल का कहना था कि उसे उम्मीद नहीं था कि ये 2 मौत का राज 4 महीने तक दबा रहेगा। उसे कहा, मुझे लगता था हफ्ता 15 दिन 10 दिन में ये खुल जाएगा, कोई तो फ्लैट में जाएगा, कोई रिलेटिव ही जाएगा, कोई पड़ोसी जाएगा और पता चल जाएगा, महीने भर में पता चल जाएगा। लेकिन 4 महीने तक ये पता नहीं चला। वो बोला, मैं खुद हैरान हूँ, और ख़ुद पुलिस भी हैरान थी। और फिर पुलिस की हैरानी की वजह वही थी कि जब हम अपने पड़ोसियों तक को नहीं पहचानेंगे तो पड़ोस में क्या हो रहा है हमें क्या पता। एक अफसोसनाक कहानी, एक कत्ल, एक नेचुरल डेथ, और 4 महीने तक 2 लाशें एक घर के अंदर, और ज़माने को उसकी खबर नहीं, और मर्डर की वजह भी बड़ी अजीब। ये कहानी गुजरात की है, अहमदाबाद की है, और कहानी है 24 जून की। 24 जून की सुबह गुजरात में एक पॉश एरिया है, बल्कि गुजरात के पास वो जो एक शहर है अहमदाबाद के पास, वस्त्राल, तो इसी वस्त्राल में एक कॉलोनी है और उस सोसाइटी का नाम है गैलेक्सी कोरल सोसाइटी। अच्छी खासी पॉश कॉलोनी है, यहाँ तमाम अमीर लोग रहते हैं, कारोबारी रहते हैं, बाकी भी वीवीआईपी रहते हैं। तो इसी गैलेक्सी कोरल सोसाइटी के में ही एक बिजनेसमैन रहा करता था, नाम था शैलेश प्रजापति, उम्र करीब 43 साल, ठीक ठाक घराने से, शादी हो चुकी, एक पत्नी और 2 बच्चे, और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। शैलेश प्रजापति की आदत थी कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे पाबंदी के साथ, करीब 6 बजे के आसपास। 24 जून 2022, अभी यही 2 महीने पहले, वो फिर मॉर्निंग वॉक पर अपनी रूटीन की तरह जा रहे थे। अचानक एक गाड़ी पीछे से आती है और उन्हें टक्कर मार के चली जाती है। कुछ लोग देखते हैं, उसके बाद उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि देर हो गई, अब इनकी सांसें थम चुकी हैं, अब ये जिंदा नहीं है। इस दौरान में क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोगों ने देखा, अस्पताल पहुंचा दिया, घर वालों को खबर नहीं थी। तो जो शैलेश प्रजापति के ससुर थे, वो जब उनके दामाद घर नहीं लौटे तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन तब तक रोड एक्सीडेंट की एक और रिपोर्ट आ चुकी थी। फिर उन लोगों ने पहचान लिया कि ये उनके अपने हैं, तो खैर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, और बाद में वही एक रिपोर्ट की एक लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया गया, और सेक्शन 304A, यानी कि वही गैर इरादतन हत्या और सड़क हादसे का मामला, ये पुलिस ने दर्ज कर लिया। और दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने उस गाड़ी को ढूंढना शुरू किया जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गाड़ी मिली नहीं। लेकिन जो सारी कहानी थी, जो चश्मदीद थे, सारी चीज़ें जो लोगों ने भी देखी थी, कुछ जिसने हादसा, उनके बयान के बाद पुलिस ने ये मान लिया था कि एक रोड एक्सीडेंट का सिंपल सा मामला है, और इसी सड़क हादसे में शैलेश जी की मौत हो गई। अब रोड एक्सीडेंट इतने सारे देश में होते हैं, और पुलिस आमतौर पर रोड एक्सीडेंट के केस को, ये सच्चाई है, उतनी सीरियसली नहीं लेती है। तो वहाँ की पुलिस भी फिर आराम से हो गई कि चलो रोड एक्सीडेंट का एक मामला है, एक बिजनेसमैन की मौत हो गई, किसी ने टक्कर मार दिया था, बात आई गई हो गई। घर वालों ने भी कोई शक किसी पे जताया नहीं। कुछ दिन बीते। इसी दौरान में जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ इत्तेफाक से एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और उस कैमरे के जो फुटेज थे वो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर डाला गया तो वो थोड़ी देर में वायरल हो गया। अब उसमें साफ दिख रहा है कि सुबह सुबह पूरी सड़क खाली है, ठीक धनबाद की तरह, जिसमें जज साहब, पूरी सड़क खाली थी, जज साहब बिल्कुल किनारे थे। यहाँ पे भी वस्त्राल के इस कॉलोनी के बाहर जो सड़क थी उस पर शैलेश प्रजापति बिल्कुल सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और पूरी सड़क खाली है, सुबह सुबह का टाइम, ट्रैफिक था नहीं।
और अचानक बहुत तेज रफ्तार एक गाड़ी आती है और पीछे से उनको उड़ाते हुए निकल जाती है। तो इसके वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी अपनी राय दी और ये हुआ कि ये रोड एक्सीडेंट कैसे हो सकता है जब पूरी सड़क खाली है, तो एक गाड़ी बिल्कुल किनारे आकर और किसी को उड़ा के यूं चली जाए, ऐसा लगता है कि ये कोई इसके पीछे साजिश है। वीडियो पुलिस तक भी पहुंचती है। अब पुलिस जो अब तक ये मान के चल रही थी कि रोड एक्सीडेंट का मामला है और घर वालों ने भी कोई कंप्लेंट तो की नहीं, ना किसी की दुश्मनी की बात की, तो उसे भी लगा कि चलो अब जांच कर लेते हैं, क्योंकि अब तक रोड एक्सीडेंट को समझकर वो खामोश बैठे हुए थे। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उन्होंने कहा जांच कर देते हैं। इसी दौरान में एक और चीज़ होती है। अभी पुलिस ये सोच ही रही थी कि जांच करते हैं, पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है, एक गुमनाम फ़ोन, और फ़ोन करने वाला कहता है कि ये जो एक बिजनेसमैन शैलेश प्रजापति की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, कहानी रोड एक्सीडेंट की नहीं है, ये एक मर्डर है और इसके पीछे कहानी कुछ और है। आप तफ्तीश कीजिए, जांच कीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। अब इस गुमनाम कॉल के बाद और उस वायरल वीडियो को देखते हुए पुलिस के भी कान खड़े हुए और उन्हें लगा कि नहीं, मामला कुछ है, चलो तफ्तीश करते हैं। अब पुलिस ने फिर से घर वालों से पूछताछ की, शैलेश के ससुर से, शैलेश की पत्नी से, बच्चों से, बाकी रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, लेकिन ऐसी कोई बात उनसे नहीं मिली या पता चली जिससे पुलिस को कोई लीड मिले या लगे कि कोई इसमें गड़बड़ है इस मौत में। पुलिस को लगा कि ये बेकार की चीज़ें हैं। फिर पुलिस ने कहा चलो जब जांच कर रहे हैं तो कुछ और मेहनत करते हैं। जिस सड़क पे ये सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज मिला था, उन्होंने उस कैमरे जाकर रियल फुटेज लिया। फिर पुलिस ने भी देखा और उसके बाद कहा कि चलो आसपास से कुछ और सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं, शायद कुछ लीड मिले। अब जिस सड़क पे ये गाड़ी, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जो कैमरे में कैद हुआ, उस सड़क के पहले और सड़क के आगे, जिधर से गाड़ी आए और उसके आगे जाने का तो मतलब था नहीं, क्योंकि सारी कहानी सड़क के पीछे ही होगी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तो गाड़ी निकल गई है। तो पुलिस ने पीछे से तफ्तीश शुरू की कि और कितने ऐसे कैमरे हैं जिसमें इस कुछ दिखाई दे। और टाइमिंग उस वक्त 6 बजकर कुछ मिनट पर एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने पीछे के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए, 5:30 बजे से लेकर 6:15 के दरमियान के। तो कई कैमरे में अचानक वही गाड़ी नजर आई जिस गाड़ी ने शैलेश प्रजापति को टक्कर मारी थी। अब पुलिस ने उन कैमरों को खंगालना शुरू किया। सड़क पे कई लोग भी दिखे। एक कैमरे में दिखा कि वो गाड़ी एक जगह सड़क किनारे रुकी हुई है और एक शख्स है जो कहीं से चलता हुआ आ रहा है और फिर आकर वो गाड़ी में बैठता है। उसके बाद वो गाड़ी वहां से चल पड़ती है। अब ये वही गाड़ी थी जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी। दूसरे कैमरे में जब और पुलिस ने तफ्तीश की तो देखा कि ये शख्स एक और कैमरे में भी है, और उस कैमरे में जिसमें शैलेश प्रजापति मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उससे पहले वो पैदल खड़ा हुआ है और एक तरह से रेकी कर रहा, देख रहा है। तो अब एक शख्स जिस गाड़ी ने टक्कर मारी, उस गाड़ी के पास मौजूदगी, उस गाड़ी में फिर उसका बैठते हुए मिलना, और उसी शख्स का शैलेश की मॉर्निंग वॉक से पहले उस पर नज़र रखते हुए भी कैमरे में गिरफ्तार होना, जब ये सारी कड़ियाँ मिली तो पुलिस को लगा मामला गड़बड़ है। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि ये मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि बाकायदा रेकी करके ये रोड एक्सीडेंट की शक्ल में एक कत्ल किया गया। अब पुलिस ने यहाँ से अपनी तफ्तीश सीरियसली शुरू की। फिर से तमाम लोगों से पूछताछ हुई। शैलेश के मोबाइल नंबर को अब पुलिस ने खंगालना शुरू किया। सबसे पहले शैलेश के मोबाइल से बहुत सारे नंबर मिले। एक नंबर मिला जो शैलेश के बिजनेस पार्टनर का नंबर था, उसका नाम था नितिन, और इत्तेफाक से शैलेश और नितिन दोनों एक दूसरे के दोस्त थे बहुत ज़माने से। फिर साथ में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी किया। अब चूँकि बिजनेस पार्टनर है तो कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में एक शक भी होता है कि बिजनेस हड़पने के लिए रास्ते से तो नहीं हटा दिया। तो पुलिस ने जीरो इन बाकी लोगों के साथ साथ कई और सस्पेक्ट थे, लेकिन नितिन पे भी फोकस किया। अब नितिन के बारे में सारी जानकारी हासिल करनी शुरू की और धीरे धीरे नितिन के भी मोबाइल को खंगालना शुरू किया। इस दौरान में नितिन के बारे में आप घर वालों से ही पूछताछ शुरू की। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो पुलिस ने एक चीज़ नोटिस किया कि जो शैलेश है उसके मोबाइल में जो नितिन का नंबर है, लगातार दिन में कई बार बात होती थी, लेकिन 5 महीने पहले से शैलेश के मोबाइल पे न तो नितिन का कोई कॉल आया और न नितिन को शैलेश ने कॉल किया। अब पूछताछ में ये पता चल गया था कि दोनों दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, लेकिन 5 महीने से दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी क्या वजह हो सकती है? एक दोस्त, एक बिजनेस पार्टनर, और उससे पहले के सारे रिकॉर्ड बता रहे हैं कि दिन में 5-5, 10-10, 8-8 बार बात हो रही है, और ये अचानक 5 महीने से बिल्कुल सन्नाटा, गुम, कोई कॉल नहीं, न उधर से न इधर से। पुलिस को बात बड़ी अजीब लगी। अब पुलिस ने खामोशी से बाकी नंबरों को टटोलने का फैसला किया। इत्तेफाक से अब उसने नितिन के भी नंबर को खंगालने का फैसला किया। अब जब नितिन के नंबर के CDR पुलिस ने निकाली तो उसमें भी यही था कि वो कॉल 5 महीने से नहीं किया, उसने ना रिसीव किया। लेकिन नितिन के कॉल डिटेल निकालते निकालते पुलिस को एक नंबर मिला, और वो नंबर पुलिस के पास पहले से था, और वो नंबर था शैलेश की वाइफ शारदा का। अब शारदा का नंबर नितिन के पास, दोनों में बातचीत होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शारदा के हस्बैंड शैलेश प्रजापति और नितिन दोनों एक दूसरे के दोस्त
और शैलेश की पत्नी शारदा, तो दोस्त और बिजनेस पार्टनर से बात करना कोई गुनाह है या कोई जुर्म या कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन कॉल डिटेल में एक चीज़ देख के पुलिस थोड़ी सी शक पकाई, वो ये कि 5 महीने से नितिन और शैलेश के बाद आपस में मोबाइल पे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन शैलेश की वाइफ शारदा की लगातार बातचीत हो रही है। न सिर्फ 5 महीने पहले जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी, उससे एक रोज पहले भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी, उसके आने वाले कई दिनों तक भी। अब पुलिस को ये लगा कि एक पति जो अपने बिजनेस पार्टनर और दोस्त से फ़ोन पे बात नहीं कर रहा, दोनों की बातचीत 5 महीने से बंद है, और उसकी वही पत्नी लगातार उसके टच में, ये कैसे हो सकता है। अब पुलिस ने फिर और फैमिली एंगल से मामले को खंगालना शुरू किया। जब शुरू किया तो फिर कुछ लोगों ने दबी जुबान में बताना भी शुरू किया। उन्होंने कहा कि नितिन का अक्सर घर आना जाना होता है शैलेश की, तो पुलिस ने कहा इसमें ही बुराई नहीं है, वो दोस्त पार्टनर है। और पता चला कि नहीं, इधर कुछ हफ्तों से नितिन अब घर नहीं आता शैलेश, और पहले लगातार आता था, बल्कि दिन में कई बार आता था, शैलेश की गैर हाजिरी में भी आता था। अब कुछ दिनों से नितिन नहीं आ रहा है, पहले आया करता था। उसके इस आने और ना आने के पीछे कारण क्या हो सकता है। जब इन पुलिस ने सारी चीज़ों को खंगालना शुरू किया, फिर शैलेश के अपने उनके फैमिली की तरफ से लोगों से बातचीत शुरू की, तो एक कहानी आई, वो ये कि शैलेश के दोस्त नितिन और शैलेश की पत्नी शारदा, ये दोनों में भी दोस्ती हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। शायद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन ये बात शैलेश से छुप नहीं पाई, और शैलेश को कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी तो थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। और इसको लेकर उसकी अपनी बीवी से कई बार झगड़ा हुआ, और बीवी ने हमेशा हर बार मना किया, बट उसने नितिन से ये बात शेयर नहीं की। शायद इज्जत की भी बात थी कि वो अपनी बीवी के बारे में ऐसी क्या बात बोले अपने दोस्त से, बिजनेस पार्टनर से। लेकिन इसी उलझन में और परेशानी में शैलेश जीता रहा, और उसे ये था कि उसकी बीवी और नितिन के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है। अब इस रिश्ते को कैसे साबित किया जाए, तो बड़ी खामोशी से शैलेश ने जून में ही अपने घर के बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया, एक खुफिया कैमरा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी गैर हाजिरी में भी नितिन घर आता है। तो जानना चाहता था कि घर आने के बाद वो वाकई आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, किस हाल में बैठता है। और उसने अपनी बीवी शारदा को बिना बताए हुए अपने बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया। अब इत्तेफाक की बात, उस हिडन कैमरे में वो सारी तस्वीरें कैद हो गई जो शायद उसका पति कभी ना देखना चाहे। अब सारे सबूत शैलेश के हाथ में थे। इन सबूतों के साथ उसने अपनी बीवी से बात की, दोनों में झगड़ा हुआ। शैलेश ने उसको फिर भी समझाया, और इधर उसने नितिन से बातचीत करनी बंद कर दी थी। अब इन सबूतों को देखने के बाद शारदा को ये यकीन हो चला था कि अब चूंकि राज खुल चुका है तो आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो नितिन के प्यार में इतनी अंधी थी कि उसने कहा कि अब शायद मिलना मुश्किल है, नितिन भी घर नहीं आ रहा, तो उसने कहा हम तभी मिल सकते हैं जब ये शैलेश प्रजापति हमारे रास्ते से हट जाए। मतलब एक पत्नी कह रही है कि उसका पति रास्ते से हट जाए। इसके बाद उसने नितिन से बात की। नितिन ने फिर कहा ठीक है मैं करता हूँ। इसके बाद एक सुपारी किलर को इन्होंने ढूंढा। उस सुपारी किलर को ढूंढने के बाद जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि शैलेश का कत्ल भी करना है, लेकिन यह कत्ल न लगे बल्कि एक हादसा लगे, क्योंकि उन्हें यह भी डर था कि उन दोनों के रिश्तों की बात कई लोगों को मालूम है। अगर शैलेश को कुछ होता है तो सीधे सीधे शारदा और नितिन के ऊपर उंगलियां उठेंगी। तो वो चाहते थे कि मौत ऐसी हो कि वो एक हादसा लगे, कत्ल नहीं। और इसी के बाद उन्होंने सुपारी किलर को ढूंढा, और करीब लास्ट 4-5 महीने से ही, वो उससे पहले से भी रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सीरियस तब हुए जब हिडन कैमरे में राज कैद हो चुका था। 10 लाख रुपए में सुपारी की डील हुई। डील होने के बाद जिस शख्स ने सुपारी ली उसने कहा था कि ठीक है ये कत्ल नहीं लगेगा, और उसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसको सड़क हादसे में हुई एक मौत दिखाएंगे। और उसके बाद उसने शैलेश की रेकी करनी शुरू की। खुद शारदा ने अपने पति की रूटीन के बारे में उस सुपारी किलर को बताया कि वो कब कहाँ जाते हैं, कितने बजे घर से निकलते हैं, कब पैदल होते हैं। और उसी दौरान उसने ये भी बताया कि वो सुबह 6 बजे वॉक करते हैं और उस वक्त सड़क पर सन्नाटा होता है, तो सबसे अच्छा टाइम और मौका वही है। और अपनी उसी पत्नी के इस खुलासे के बाद कुछ दिन रेकी किया, फिर एक ड्राइवर को अपने साथ मिलाया, और 24 जून की सुबह जब शैलेश मॉर्निंग वॉक कर रहा था, पीछे से बड़ी तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी आई और शैलेश को लगभग उड़ाते हुए निकल गई। तो कई दिन लगे पुलिस को, एक रोड एक्सीडेंट के केस को रोड एक्सीडेंट का ही केस मान रही थी, लेकिन फिर पता चला कि ये कत्ल है। शारदा और नितिन अब दोनों गिरफ्तार हो चुके, दोनों जेल में हैं, चार्जशीट का इंतज़ार है, और अब इन दोनों के इस जुर्म के लिए क्या सज़ा मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा।